नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग सभी जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि हम अपने सेशन को स्टार्ट कर सकें। कल हमने जहां से अपना सेशन छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे चीज़ों को, और जैसा मैंने आपको कल करवाया था वैसा ही आज क्लास खत्म करने के बाद एंड में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी कि आपको कितना याद हुआ है। आप खुद को जज कर सकते हैं। तो कल जो हम पढ़ रहे थे वो लास्ट अगर मैं बात करती हूँ तो आपका टॉपिक तो देखो वही चल रहा है अभी भी, संविधान सभा। ठीक है, टॉपिक आपका संविधान सभा ही चल रहा है। अगर हम संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा में अब मैंने आपको जो कल लास्ट बताया था वो मैंने आपको मुक्ति दिवस तक पढ़ाया था। मुक्ति दिवस जिसको कहा गया था लिबरेशन डे, और ये किसने सेलिब्रेट किया था? मुस्लिम लीग ने। और आपको ये भी बताया था कि किस खुशी में इन्होंने मनाया था। तो मैम जो हमारी आईएनसी थी या इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको हम बोलते हैं, उसने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था और इस खुशी में मुस्लिम लीग ने लिबरेशन डे मुक्ति दिवस सेलिब्रेट किया था। ये कल मैंने आपको क्लियर किया था। उसके बाद अब क्या होता है, आगे की कहानी सुनिए। ये सेलिब्रेशन हो जाता है, इसको ये सेलिब्रेट कर लेते हैं। उसके बाद आपको मैं बताती हूं, आपको ध्यान रखना है कि इसके ही बाद आपका एक आता है अगस्त प्रस्ताव। मैं सारे रीजंस बताऊंगी। पहले आपको हेडिंग देना है अगस्त प्रस्ताव, या फिर आप इसको कह सकते हैं अगस्त प्रपोजल। ठीक है, अगस्त प्रपोजल ये आप कह सकते हैं। ये आपका आया था अगस्त प्रपोजल। कब आया था इसकी डेट मेंशन कर देती हूं, 8 अगस्त 1940 को। लेकिन क्योंकि ये आपका अगस्त प्रपोजल आया है तो मैम ये क्यों आया था, इसको क्यों लेके आया गया था, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते हैं। क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि जो कांग्रेस है बेटा, कांग्रेस का यहाँ पे जो सेंस है मेरा वो आईएनसी से है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसने आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसने त्यागपत्र दे दिया था। और त्यागपत्र कहां से दिया था? तो मैम कैबिनेट से दे दिया था, या आप कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल से दे दिया था। मंत्रिमंडल को इंग्लिश में कैबिनेट ही बोलते हैं। ठीक है, इसने जब ये त्यागपत्र दे दिया तो आपको ध्यान रखना है इसके त्यागपत्र के कारण क्या हुआ। इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण एक तो बेटा पहला कंडीशन था कि संवैधानिक ठीक है, संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। संवैधानिक संकट हो गया। और दूसरा क्या हुआ कि जो आपका ब्रिटेन था, ठीक है, दूसरा कारण, मैं कारण थोड़ा सा इधर की तरफ लिखती हूं ताकि दोनों कारण आपके यहां पे आ जाएं। त्यागपत्र देने के कारण क्या हुआ, आपको ध्यान रखना है। त्यागपत्र देने के कारण, इसके कारण दो चीजें हुई। पहला कारण था बेटा जी संवैधानिक संकट। संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया जिसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। ठीक है, आप इसको क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। और दूसरा क्या हुआ कि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध ये बेटा आपका शुरू होने वाला था। और इस द्वितीय विश्व युद्ध में ठीक है, इस द्वितीय विश्व युद्ध में आपके कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन था, ठीक है, ब्रिटेन था। इस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को भारतीयों का सहयोग चाहिए था। भारतीयों का सहयोग, ठीक है, भारतीयों का सहयोग। ये दो कारण थे आपके अगस्त प्रस्ताव के आने के। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगस्त प्रस्ताव क्यों आया था। तो मैम अगस्त प्रस्ताव के आने का, वैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि उन्होंने यहां पे रिजाइन दे दिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं दोबारा से रिपीट करती हूं चीजें। मैंने बेटा कल की क्लास में आपको बताया था कि लिबरेशन डे सेलिब्रेट हुआ था और किस किसने किया था ये बता चुकी थी। लिबरेशन डे सेलिब्रेट होने के बाद में आपको ये बता दूं कि जो त्यागपत्र दिया था आपकी आईएनसी ने, उससे दो स्थितियां पैदा हो गई थी। कौन सी स्थितियां पैदा हो गई थी कि एक तो आपका संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था। ठीक है, पूरा आप लिखना चाहते हैं, पूरा लिख देती हूं मैं। क्या हुआ था? संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था। संवैधानिक संकट उत्पन्न, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो गए थे, संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गए थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा कारण था
कि आपका द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को भारतीयों का सहयोग चाहिए था, और उसको जब ये दोनों चीजें करनी थी तो उसने क्या किया, उसने उस टाइम पे आपके देश में जो वायसराय थे, ठीक है, वायसराय, इनका नाम था लिनलिथगो। इनका नाम क्या था, इनका नाम था लिनलिथगो। लिनलिथगो, ये जो लिनलिथगो था ये इस टाइम पे वायसराय था, कहां पर बेटा जी, तो भारत में, ठीक है, ये इस टाइम पे आपके भारत में वायसराय बनकर आया हुआ था। इस वायसराय से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला, इस वायसराय से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि आप क्या करो कि हमें भाई, हमें जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग चाहिए, और जो संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है उसका भी समाधान करना है। तो इनसे इन्होंने, ब्रिटेन की सरकार ने कहा लॉर्ड लिनलिथगो से कि आप इन दोनों कामों के लिए एक प्रस्ताव लेकर जाओ। क्या लेकर जाओ, एक प्रस्ताव लेकर जाओ, एक प्रपोजल लेकर जाओ, ठीक है, एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव लेकर जाओ। और बेटा इसी प्रस्ताव का नाम क्या रखा गया था, अगस्त प्रपोजल या अगस्त प्रस्ताव। तो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, अगस्त प्रपोजल, अगस्त प्रस्ताव कौन लेकर आया था, तो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो लेके आया था। क्यों लेके आया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को भारतीयों का सहयोग चाहिए था। बड़ा लिखना है, चलिए आगे वाली स्लाइड में मैं और बड़ा लिख दूंगी। और संवैधानिक संकट जो उत्पन्न हो गया था उसको भी सॉल्व करना था, इसके लिए हमारे यहां पर यह प्रस्ताव आया था। तो लॉर्ड लिनलिथगो, आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड लिनलिथगो इसको लेकर आया था। कब लेके आया ये मैंने मेंशन किया हुआ है। अब इसमें जो ये प्रस्ताव था, इसमें क्या सिफारिशें थी, इसमें क्या सिफारिशें थी, सिफारिशें बोलते हैं बेटा जी रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशंस, ठीक, इंग्लिश होती है रिकमेंडेशंस, सिफारिशें। इसकी पहली सिफारिश ये थी कि आपके यहां पर एक गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है, गवर्नर जनरल की, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी, कार्यकारिणी परिषद, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव इंग्लिश होगी इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारिणी परिषद। इस परिषद में भारतीयों की संख्या, इस परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि, बोला कि हम इसमें भारतीय जो हैं, जो इंडियंस हैं, उनकी जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज कर देंगे। तो भारतीयों की संख्या में वृद्धि, यानी कि ज्यादा सदस्य जो रखे जाएंगे वो भारतीय रखे जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि इतना होने के बाद में ये एक इसकी सिफारिश थी, ये आपके लॉर्ड लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव में लाए। दूसरा बोला एक युद्ध सलाहकार, एक युद्ध सलाहकार, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन होगा, परिषद का गठन, ठीक है, जिसको आप बोलेंगे कि यहां पे वॉर एडवाइजरी, वॉर एडवाइजरी, वॉर एडवाइजरी काउंसिल। ये इनकी दूसरी सिफारिश थी। जो युद्ध हो रहा है उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि एक युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन करने की बात भी इसमें कही। दूसरे के बाद अगर हम बात करते हैं तो तीसरी सिफारिश क्या थी, तो तीसरी सिफारिश इन्होंने क्या की, तीसरी सिफारिश इन्होंने की कि युद्ध के पश्चात, युद्ध के पश्चात, युद्ध के पश्चात एक औपनिवेशिक स्वराज, वो युद्ध के पश्चात भारत में एक औपनिवेशिक राज्य की स्थापना होगी। औपनिवेशिक राज्य या औपनिवेशिक राज्य की स्थापना की जाएगी, ये भी इसने कहा, ठीक है। और इसने ये कहा कि भारत का संविधान, भारत का संविधान
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान बनाना, भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार होगा, भारतीयों का अधिकार होगा, भारतीयों का अधिकार होगा। ठीक है, अब मैं एक एक पॉइंट आपको समझा देती हूं। ये लॉर्ड लिलिथगो जो प्रस्ताव लेकर आए थे बेटा जी, ये सारी रिकमेंडेशंस उसमें थी। अगर हम बात करते हैं, इन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, ठीक है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, ये पहला पॉइंट है। इसकी जो कार्यकारिणी परिषद है, उसमें भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। क्या किया जाएगा? भारतीयों की संख्या में वृद्धि। दूसरा बोला कि जो युद्ध है उसके लिए एक युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन किया जाएगा, वॉर एडवाइजरी काउंसिल यहां पर बनाई जाएगी। फिर बोला गया कि युद्ध की समाप्ति पर एक औपनिवेशिक राज्य, भारत में एक औपनिवेशिक राज्य की स्थापना की जाएगी, भारत में एक औपनिवेशिक राज्य की स्थापना की जाएगी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और बोला कि जो भारत का संविधान है उसको बनाना आपके भारतीयों का अधिकार होगा। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं, ये सारी सिफारिशें थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी दो चीजों के बारे में मैं कल से बात कर रही हूं। आईएनसी, जिसको हम बोल रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इसकी एक मांग थी, इसकी एक मांग थी, ध्यान से सुनना, मांग क्या थी, डिमांड क्या थी? और बेटा वो डिमांड थी, इसने बोल दिया था ब्रिटेन से कि मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आएगा। इंडिपेंडेंसी, मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंसी चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। ये किसने बोल दिया था? आईएनसी ने। कब बोला था मैम? तो बेटा आपको ये बता दूं कि आईएनसी का लाहौर में, आईएनसी का लाहौर में एक अधिवेशन होता है, लाहौर में एक अधिवेशन होता है। इसको आप बोलेंगे लाहौर सेशन, इसको आप बोलेंगे लाहौर सेशन। और इस लाहौर अधिवेशन में 1929 में होता है। कब होता है? डेट क्या थी? 1929। और इसके जो अध्यक्ष थे बेटा, इसके जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 1929 में ही बोल दिया था कि मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आप अगर पीछे जाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि जितनी भी सिफारिशें हैं, इनमें से कहीं पर भी पूर्ण स्वराज की बात नहीं है। इसने बोला है औपनिवेशिक, एक मिनट इसको ठीक से लिखते हैं, ये औपनिवेशिक, ठीक है, किसकी बात की है इसने? औपनिवेशिक स्वराज की बात की है, औपनिवेशिक स्वराज, औपनिवेशिक स्वराज, इसकी बात की है इसने। जबकि हम क्या मांग रहे हैं? पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं। इसलिए यहां पे अब आपका क्या होगा कि जो कांग्रेस है उसकी डिमांड हमें पता चल गई। और एक दूसरी आपकी इस टाइम पे बहुत फेमस पार्टी थी, इसका नाम है मुस्लिम लीग। क्या है इसका नाम? मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग, इसकी भी एक मांग थी, मुस्लिम लीग, इसकी भी एक मांग थी। और वो मांग क्या थी? भारत से अलग, भारत से अलग पाकिस्तान का निर्माण, भारत से अलग पाकिस्तान का निर्माण, ये इसकी मांग थी। ठीक है,
ये इसकी मांग थी। और आपका जब लिनलिथगो प्रस्ताव लेकर आया था तो उसको ये पता था कि हमारे जो मुस्लिम लीग है वो क्या चाहती है, ये चाहती है डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन चाहती है। और जो कांग्रेस है वो क्या चाहती है, वो पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहती है। ये बात दोनों उनको अच्छे से पता था। लेकिन आप यहां देखेंगे कि इसमें ना तो कांग्रेस की बात मानी गई है और ना ही मुस्लिम लीग की, ना तो कांग्रेस की बात मानी गई है और ना ही मुस्लिम लीग की। तो जब उन्होंने देखा कि इसमें कोई भी हमारी मांग पूरी नहीं की गई है, तो आपको मैं ये बता दूं कि अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त प्रपोजल कह लीजिए आप, या फिर बेटा जी आप अगस्त प्रस्ताव कह लीजिए। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इस अगस्त प्रस्ताव को आपकी आईएनसी और बेटा जी मुस्लिम लीग इन दोनों ने ही इसको क्या कर दिया, दोनों ने ही मैम अस्वीकार कर दिया, दोनों ने ही इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों किया रिजेक्ट? क्योंकि दोनों की ही बातें, क्योंकि दोनों की ही मांगों को, क्योंकि दोनों की ही मांगों को पूरा नहीं किया गया था, ठीक है। आप सुन लीजिए चीजों को अच्छे से। एंड में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें कितना समझ में आया है। तो मुस्लिम लीग और इनकी दोनों की मांगे कहां लिखी हुई हैं, हमने यहां लिखी हुई हैं। रीजन हमें पता है, ठीक है, और यह भी हमें पता है कि अगस्त प्रस्ताव क्यों अस्वीकार हुआ है। अब अगस्त प्रस्ताव बेटा जैसे ही आपका रिजेक्ट करती हैं ये दोनों, जैसे ही ये अस्वीकार होता है तो आपके गांधी जी, ठीक है, आपके जो गांधी जी हैं ये एक विचारधारा देते हैं। इनकी एक विचारधारा सामने आती है जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी एक विचारधारा सामने आती है। ये कहते हैं कि अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, अगेंस्ट ऑफ, यहां पे लिख दीजिएगा, अगेंस्ट ऑफ अगस्त प्रपोजल, अगस्त प्रपोजल, अगेंस्ट ऑफ अगस्त प्रपोजल, ठीक है। आपको अगस्त प्रस्ताव के विरोध में एक आपको आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में और भारतीयों को, और अगस्त प्रस्ताव के विरोध में और आईएनसी ने स्वयं को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल ना करने के लिए, ठीक है। दो कारण थे। क्या क्या कारण था? तो ध्यान से सुनना कि अगस्त प्रस्ताव का विरोध करना कारण था, और बेटा दूसरा कारण था कि ये साफ मना कर रहे थे कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में आपका साथ नहीं देंगे। क्या बोल रहे हैं? कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में आपका साथ नहीं देंगे, ये इन्होंने कहा। ये दोनों बातें इन्होंने कही गांधी जी ने कि इन दोनों चीजों का आपको विरोध करना है। क्या करना है? कि आपको अगस्त प्रस्ताव का भी विरोध करना है, और साथ साथ अगर आपको यह बताना है कि हम द्वितीय विश्व युद्ध से बिल्कुल अलग हैं। तो गांधी जी ने जो विचारधारा दी वो किस चीज की दी? तो इन्होंने कहा कि इसके लिए आप एक आंदोलन चलाइए। क्या चलाइए? आंदोलन। और इस आंदोलन का नाम था बेटा जी व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या नाम था इसका? व्यक्तिगत
सत्याग्रह। यह व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों चलाया गया था? यह व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों चलाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह इसलिए चलाया गया, हाँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके विरोध में? तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, और द्वितीय विश्व युद्ध से खुद को अलग रखने के लिए इसको चलाया गया था। और ये आपका क्या चला था बेटा? इंग्लिश में भी तो बोल रही हूं ना मैं। और देखो, अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि लाइन टू लाइन इंग्लिश में लिखना पॉसिबल नहीं है, मैं साथ साथ आपको बोल रही हूं, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आप ध्यान रखिएगा क्यों चलाया गया? तो दो चीजों का विरोध करने के लिए। अच्छा, अब ये आंदोलन का नाम क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसकी शुरुआत कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टार्ट कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940 को इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में कहां से हुई थी? क्वेश्चन आएगा कहां से। तो आप बोलना पवनार आश्रम, आप बोलना पवनार आश्रम, जो कहां पर है बेटा? आपका महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर मैं आपसे बात करती हूं तो शुरुआत हुई थी। और कारण मैं आपको पीछे बता चुकी हूं कि इसलिए शुरू किया गया था कि हम अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते, और दूसरा कारण था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध से खुद को अलग रखना चाहते हैं। और ऐसा करने का विचार किसका था? तो वो गांधी जी का था, गांधी जी की आइडियोलॉजी थी। अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही, फर्स्ट सत्याग्रही का नाम आपसे पूछा जाएगा। आंसर करिएगा बेटा, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे? दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो आंसर करिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बेटा ध्यान से सुनिए, कमेंट से ज्यादा आपको फोकस करना है कि मैं क्या कह रही हूं, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं। अब तो मैं इतना बड़ा बड़ा लिख रही हूं, अब तो आपको दिखना चाहिए। बहुत बड़ा बड़ा लिखना शुरू कर दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अब ये सारी चीजें जब चल रही थी, कहानी के रूप में समझो, कहानी के रूप में मैं फिर से रिवाइज करा देती हूं। यहां तक का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मुक्ति दिवस है वो सेलिब्रेट हो गया। उसके बाद में आपकी कांग्रेस ने जब त्यागपत्र दिया तो बेटा जी संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गए, ठीक है, संवैधानिक संकट उत्पन्न हुए। और साथ साथ और क्या हो रहा था कि ब्रिटेन को यह भी पता था कि हमें भारतीयों का सहयोग चाहिए, हमें क्या चाहिए? भारतीयों का सहयोग। और ये दोनों ही चीजें लेने के लिए उन्होंने लिनलिथगो को भेजा, और लिनलिथगो से कहा कि आप भारत में जाओ, भारत के नेताओं से बात करो कि वो हमें सहयोग दें। और उस प्रस्ताव में उन्होंने कुछ कुछ चीजें जो हैं लिखकर भेजी, जैसे कुछ चीजें कि भाई आपका एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन होगा, और साथ साथ जो है हम जो है आपके लिए जो आपका देश का संविधान है वो आप खुद बनाइएगा, और वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है या गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें हम आपको जो है भारतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ा देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो अगस्त प्रस्ताव में ना तो कांग्रेस की बात मानी गई थी और ना ही मुस्लिम लीग की, क्योंकि कांग्रेस आपका केवल और केवल स्वतंत्रता चाहती थी, वो स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो कांग्रेस से कोई भी समझौता करना नहीं चाहती थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? मैं मुस्लिम लीग जो चाहती थी वो ये चाहती थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, लेकिन दोनों की बात नहीं थी। अब उसके बाद में फिर जब यहां पे अगस्त प्रस्ताव अस्वीकार हुआ तो उसका विरोध करने के लिए और द्वितीय विश्व युद्ध में हम शामिल नहीं होंगे, इस दोनों चीजों को साबित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। कहां से चलाया गया?
कब चलाया गया, ये मैंने आपको बता दिया है, ये मैंने आपको बता दिया है, और क्यों चलाया गया ये भी। अब हम आगे की बात सुनते हैं। ये सारी जो परिस्थितियां चल रही थी, इन परिस्थितियों को देखते हुए आपके 3 ऐसे देश थे। ये जो परिस्थितियां भारत में चल रही थी, इनको आपके 3 देश बहुत अच्छे से देख रहे थे। एक का नाम था अमेरिका, ठीक है, और बेटा जी एक का नाम था ऑस्ट्रेलिया, और बेटा जी एक का नाम था चीन, ठीक है। ये 3 आपके ऐसे देश थे। इन तीनों देशों को जब सारी स्थिति का पता चला, तो आपको मैं ये बता दूं कि इन तीनों देशों ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया। इन तीनों देशों ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया, ब्रिटेन पर दबाव यानी कि प्रेशर किया, ब्रिटेन को प्रेशराइज किया, दबाव बनाया। और दबाव बनाने के बाद में इन्होंने कहा कि भाई, इन्होंने कहा दबाव किस चीज के लिए, कि भारत को, कि अब आपको भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए, कि अब आपको भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए, भारत को स्वतंत्रता देनी चाहिए, आपको उसको इंडिपेंडेंसी दे देनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए। ये किसने कहा, इन तीनों देशों ने कहा, ठीक है। और जब ये बातें चल रही थी, तो यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपका कि इस टाइम पर जब ये सारी घटनाएं घट रही थी, ये तीनों जो देश हैं ये आपका दबाव बना रहे थे, तो यहां पर बेटा जी ब्रिटेन के पीएम ऑफ ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, पीएम ऑफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इनका नाम है विंस्टन चर्चिल। ये जो आपके विंस्टन चर्चिल थे, ये इन बातों को सुन रहे थे और इनको पता चल रहा था कि अब इनके ऊपर अच्छा खासा दबाव बन चुका है। और जब इनको ये बात बोली गई, तो इन्होंने बहुत, अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत डिप्लोमेटिक माइंड यूज किया। क्या कूटनीति चलाई कि इनकी भी बात रह जाए और भारतीयों को भी हम कन्विंस कर लें। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए बेटा जी इन्होंने एक मिशन बनाया, और इस मिशन को आप अच्छे से जानते हैं, इसका नाम है क्रिप्स मिशन। और ये जो क्रिप्स मिशन था बेटा, ये आपका इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि जब क्रिप्स मिशन जो है आपका जो है भारत में आया था, तो उस टाइम पे ब्रिटेन के पीएम कौन थे, ब्रिटेन के पीएम। तो मैंने अभी आपको बताया कौन था ब्रिटेन का पीएम, विंस्टन चर्चिल। आने वाले क्वेश्चंस को मैं आपको बता रही हूं। फिर बेटा जी एक क्वेश्चन आता है यहां से कि इस टाइम पे भारत का वायसराय ऑफ इंडिया, इंग्लिश में लिखेंगे वायसराय ऑफ इंडिया, ये कौन था। तो आपको ध्यान रखना है, ये था बेटा लिनलिथगो, ठीक। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिनलिथगो था। फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि इसका अध्यक्ष कौन था। अध्यक्ष को बोलते हैं चेयरमैन। इस कमीशन का, इस आयोग का चेयरमैन इस मिशन का चेयरमैन कौन था। तो इस मिशन का जो चेयरमैन था, उनका नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम है, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और बेटा जी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम स्टैफोर्ड क्रिप्स है, इसीलिए इस मिशन का नाम भी क्या है, क्रिप्स मिशन है। इसीलिए इस मिशन का नाम क्या रखा गया है, क्रिप्स मिशन रखा गया है। ये जो क्रिप्स मिशन है, ये आपका 23 मार्च 1942 में दिल्ली आया था। तो क्या लिखेंगे, क्रिप्स मिशन केम टू दिल्ली ऑन 23rd of March 1942, ऑन 23rd of March 1942। तो ये आपका क्रिप्स मिशन यहां पे दिल्ली आया। फिर उसके बाद में
आपसे ये क्या करने आया है, ये क्या करने आया है। जैसे आपसे कोई पूछ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या था, इसका भारत में आने का उद्देश्य, उद्देश्य किस चीज का, भारत में आने का, भारत में आने का। ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछ सकते हो, आपके दिमाग में भी आ सकता है कि भाई किस उद्देश्य से आ रहा है, भारत में आने का उद्देश्य जानना चाहते हैं। तो इसका जो मेन उद्देश्य था या जो मुख्य इसका उद्देश्य था वो बेटा जी था द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं का सहयोग, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं, इंडियन लीडर्स, ठीक है, भारतीय नेताओं जिनको आप कहेंगे इंडियन लीडर्स, इंडियन लीडर्स, इनका चाहिए था इसको सहयोग। ये इनका सहयोग चाहता था, ये चाहता था कि ये लोग इसको सपोर्ट करें। ये इसका मेन मोटिव था, ये इसका मुख्य उद्देश्य भारत में आने का था। अब ये यहां पे बात करने आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके आईएनसी की तरफ से, आईएनसी से किसने क्रिप्स मिशन से, क्रिप्स मिशन से बातचीत की, क्रिप्स मिशन से बातचीत की, क्रिप्स मिशन से बातचीत की, बातचीत की। तो आपको ये मैं बता दूं कि यहां पे इससे बात करने वाले दो व्यक्ति थे। पहले का नाम है अबुल कलाम आजाद। क्या नाम है, अबुल कलाम आजाद, ठीक। और दूसरे व्यक्ति का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक एक चीज बेटा जी ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस मिशन का क्या हुआ। तो ये जो आपका क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो इसे भी अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार यानी कि रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार किया, रिजेक्ट किया। किस किसने रिजेक्ट किया, दोनों ने, आईएनसी ने भी रिजेक्ट कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी, आईएनसी ने भी और मुस्लिम लीग ने भी। क्यों किया मैम, तो बेटा जी वही दोनों कारण थे, वही दोनों कारण थे कि ना तो मुस्लिम लीग की भारत विभाजन की बात इसने मानी थी और ना ही इसने कांग्रेस की आपकी स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता की बात मानी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सेम कारण यहां पर भी रिजेक्शन के थे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर जब ये मिशन रिजेक्ट हो गया तो आपके जो गांधी जी हैं उन्होंने इस मिशन को, गांधी जी ने इस प्रस्ताव को, गांधी जी ने इस प्रस्ताव को क्या कहा, इस प्रस्ताव को कहा पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। ये गांधी जी का इसके बारे में स्टेटमेंट था, जिसको हिंदी में कहेंगे उत्तर दिनांकित चेक। ये इन्होंने कहा, उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा इन्होंने इसको दी। मतलब एक ऐसा चेक, मतलब ये एक ऐसा चेक था जो ये कहना चाह रहे हैं इस मिशन को, ये कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल उस चेक की तरह व्यवहार कर रहे हो जो कि ऐसा चेक होता है जिस पे पीछे की तारीख पड़ी हुई होती है और आज हमें उसे जाके कैश कराना है, तो उस चेक की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। बिल्कुल तुम्हारा ये मिशन भी ऐसा ही है। तुम्हें अच्छे से पता है कि हमें आजादी चाहिए और वो तुम हमें नहीं दे रहे हो, तुम पीछे की बात कर रहे हो, ठीक है, तुम पीछे की बात कर रहे हो और हम आगे की बात कर रहे हैं। बिल्कुल तुम्हारा ये मिशन उस चेक की तरह है। और फिर एक व्यक्ति और हैं, इनका भी नाम आपने सुना होगा, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया,
ठीक है, इन्होंने भी इसको कुछ कहा। इन्होंने क्या कहा इस प्रस्ताव को? इन्होंने इस प्रस्ताव को कहा अगस्त प्रस्ताव का, अगस्त प्रस्ताव का, अगस्त प्रस्ताव का, अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण। कैसा संस्करण? परिवर्तित संस्करण, मॉडिफाइड वर्जन, परिवर्तित संस्करण, मॉडिफाइड वर्जन। ये इन्होंने स्टेटमेंट इसको दिया। तो आपसे ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं कि मॉडिफाइड वर्जन किसने कहा और आपका पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा। ठीक है, अब ये सारी घटनाएं होने के बाद में आपको मैं ये बता देना चाहूंगी कि उसके बाद 1945 में, ये कब की बात है? 1942 की। उसके बाद आपकी एक घटना होती है ब्रिटेन में, उसे घटना नहीं कहेंगे, कि इस सब के बाद में ब्रिटेन में निर्वाचन होते हैं। क्या होते हैं? इस सब के बाद में 1945 में ब्रिटेन में निर्वाचन होते हैं। निर्वाचन, इसको आप बोलेंगे इलेक्शन इन ब्रिटेन, इलेक्शंस इन ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में निर्वाचन होते हैं और ये जो निर्वाचन हुए इसमें आपकी एक नई पार्टी आई जिसका नाम था लेबर पार्टी। क्या नाम था इसका? लेबर पार्टी इसका नाम था। इस राजनीतिक दल का क्या नाम था? लेबर पार्टी था। कब आई? 1935 में ब्रिटेन में चुनाव के बाद आई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका क्वेश्चन आएगा कि इस पार्टी के पीएम कौन बनाए गए। मतलब इस पार्टी ने अपना जो प्रधानमंत्री है वो किसको बनाया। तो अब आपके प्रधानमंत्री आते हैं क्लीमेंट एटली। आपके प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। क्लियर है? क्लीमेंट एटली। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी नई सरकार बनती है तो हमारी उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। तो भारतीयों को भी ब्रिटेन में ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ था, ब्रिटेन के पहले जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम विंस्टन चर्चिल था, अब वो हट गए और कौन आ गए? क्लीमेंट एटली आ गए। और क्लीमेंट एटली के आते ही आपके ये जो क्लीमेंट एटली साहब हैं, क्लीमेंट एटली, इनका नाम यहां लिखेंगे क्लीमेंट एटली। ये क्लीमेंट एटली जो हैं 14 मार्च 1946, 14 मार्च 1946, इस डेट को ये गए हाउस ऑफ कॉमन्स। कहां पर गए ये? हाउस ऑफ कॉमन्स में गए। हाउस ऑफ कॉमन्स में गए। मुझे पता है कि अब मैंने ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स लिखा है इसको देखकर बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अब ये क्या होता है। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। ब्रिटेन में निर्वाचन हुए बेटा जी, नई पार्टी आई तो नए प्रधानमंत्री भी आए और ये जो नए प्रधानमंत्री आए ये हाउस ऑफ कॉमन्स में गए। कहां पर गए? हाउस ऑफ कॉमन्स में। इसको बेटा हिंदी में भी हाउस ऑफ कॉमन्स ही बोलेंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स। अब मेरी बात को सुनना, मैं आपको हाउस ऑफ कॉमन्स को पहले समझाती हूं कि ये क्या है, तब मैं आगे बढ़ूंगी। देखो, आपने एक नाम सुना होगा और नहीं सुना तो आज सुन लो, जिसको आप कहते हो पार्लियामेंट, जिसको बेटा आप कहते हैं संसद। क्या कहते हैं? संसद। संसद का काम क्या होता है? जिसको नहीं पता है उसको भी पता चल जाएगा। इसका कार्य क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है मैम? इसका कार्य होता है पूरे देश के लिए कानून बनाना। पूरे देश के लिए कानून बनाना यानी मेकिंग ऑफ लॉज। क्या काम होता है इसका? मेकिंग ऑफ लॉज। पूरे देश के लिए जो कानून बनाती है वो आपके देश की संसद बनाती है।
कौन बनाती है? संसद बनाती है। ध्यान से सुनते रहिए। ये हाउस ऑफ कॉमन्स को यहाँ पे बताने के लिए ही आपको मैंने ये बताया है। बेटा स्लो ही पढ़ा रही हूं और स्लो पढ़ाती हूं। मैं ये कह रही हूं कि आपके यहाँ पर एक संसद है, और ये जो संसद है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपके देश में कानून बनाने का काम करती है। क्लियर है? अब ये कानून संसद जो कहते हैं, हम किस किस को कहते हैं? तो संसद में एक होता है लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा। और एक होता है आपके यहां पर राज्यसभा, और एक होता है आपके यहां पर इसका अंग राष्ट्रपति। ये तीन लोग आपकी संसद के अंग होते हैं। ये क्या है? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछा जाता है, संसद के कितने सदन हैं? कितने सदन? तब तो आंसर रहेगा आपका 2। लेकिन पूछा जाएगा संसद के कितने भाग हैं? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट? तब लिखना 3। यानी कि अंग कितने हैं? 3 हैं, और सदन कितने हैं? 2 हैं। तो जैसे आपके यहां पर संसद है, जैसे आपके यहां पर संसद है, वैसे ही अगर हम बात करते हैं तो वैसे ही आपका एक देश है जिसका नाम है ब्रिटेन, इसकी भी संसद है। इसकी भी क्या है? संसद है। इसकी भी अपनी पार्लियामेंट है। ठीक, इसकी भी पार्लियामेंट है। तो आपके यहां पर जिसको आप कहते हैं लोकसभा, जिसको आप कहते हैं लोकसभा, ब्रिटेन में इस लोकसभा को कहते हैं, ब्रिटेन में कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। अब मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन की लोकसभा है, ब्रिटेन का एक सदन है। और अगर हम बात करते हैं कि राज्यसभा को क्या कहते हैं ब्रिटेन में, राज्यसभा को ब्रिटेन में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो आपकी राज्यसभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, और आपकी लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो ये आपका क्या है? यही मैंने आपको यहां लिखा है, हाउस ऑफ कॉमन्स में गए। हाउस ऑफ कॉमन्स में गए, और यहां पर जाकर, ठीक है, अगली स्लाइड ऐड कर लेती हूं मैं। यहां पर गए, हाउस ऑफ कॉमन्स में गए। हाउस ऑफ कॉमन्स में जाकर 14 मार्च 1946, डेट अगेन लिख रही हूं ताकि याद रहे, 14 मार्च 1946 को इन्होंने एक घोषणा की। इन्होंने एक अनाउंसमेंट की, अनाउंसमेंट, ठीक है। और ये जो अनाउंसमेंट थी वो क्या थी? कि भारतीयों को स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? भारतीयों को स्वतंत्रता का अधिकार है। इन्होंने कहा कि जैसे हम सब स्वतंत्र हैं, ऐसे ही भारतीयों को भी स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब इंडियंस के लिए इन्होंने किसकी बात की? राइट ऑफ इंडिपेंडेंसी। क्या अनाउंसमेंट थी? अनाउंसमेंट थी राइट ऑफ इंडिपेंडेंसी फॉर इंडियंस। राइट ऑफ इंडिपेंडेंसी फॉर इंडियंस। भारतीयों के लिए स्वतंत्रता की इन्होंने मांग कर दी या घोषणा कर दी। और जैसे ही इन्होंने ये बात कही तो फिर उसके बाद इन्होंने ये कहा कि इस काम को करने के लिए मैंने एक प्लानिंग की है, और उस प्लानिंग में सबसे पहला मैं ये काम करूंगा कि मैं एक मिशन बनाऊंगा। और ये आपका मिशन का नाम अब हो गया कैबिनेट मिशन। आज मैं ये भी बताऊंगी कि इसको क्यों कहते हैं कैबिनेट मिशन, इसको क्यों कहते हैं आप कैबिनेट मिशन। ध्यान से सुनना, कैबिनेट मिशन सबसे पहले तो ये कब आया था? तो 24 मार्च। वो आपका क्रिप्स मिशन देखो कब आया था, यहां मैंने लिखा है, 1 मिनट, क्रिप्स मिशन पे जाते हैं। क्रिप्स मिशन मैंने लिखा है 23 मार्च
23 मार्च 1942। और ये कब आएगा? ये आपका आएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका आएगा 24 मार्च 1946, 1946 को। और ये आएगा कहां पर? तो ये भी आपका दिल्ली में ही आया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब फिर क्वेश्चन आएगा कि जब कैबिनेट मिशन आया तो पीएम, ब्रिटेन के पीएम कौन थे? ब्रिटेन के पीएम आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं अभी बता चुकी हूं, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली थे। फिर क्वेश्चन आएगा कि इस टाइम पे भारत का वायसराय, भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय। ठीक, तो भारत का जो वायसराय था वो अब चेंज हो चुका है, उसका नाम है वेवेल। कौन है अब भारत का वायसराय? वेवेल भारत का वायसराय है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को। पीएम कौन है? क्लीमेंट एटली। वायसराय कौन है? वेवेल है, बदल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि इस मिशन में अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन था? वायसराय ऑफ इंडिया वेवेल था और चेयरमैन यहां पे बनता है पैथिक लॉरेंस। कौन बनता है? पैथिक लॉरेंस इसमें अध्यक्ष बनकर आया था। और ये ध्यान रखिएगा कि ये आपके भारत में सचिव भी था, ये इस टाइम पे भारत सचिव भी था। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ये भी आपका था। ठीक, उसके बाद इसके साथ दो अन्य सदस्य थे, टू अदर मेंबर्स। क्या लिखेंगे इंग्लिश में? अदर मेंबर्स। दो अन्य सदस्य थे, टू अदर मेंबर्स, दो अन्य सदस्य, जिसमें से एक का नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन में अध्यक्ष बनकर आया था, और दूसरे का नाम था एबी एलेक्जेंडर, एबी एलेक्जेंडर। ये आपके दो लोग यहां पर थे। ठीक है, ये दो लोग यहां पर आए थे। ध्यान से सुन लीजिए, फोटो लेनी है भाई, फोटो ले लीजिए, क्योंकि फिर पहले मैं पूरा लिख देती हूं। अगर हम एबी एलेक्जेंडर की बात करें तो ये बेटा नौसेना मंत्री थे, नौसेना मंत्री। इनको हम बोलेंगे नेवी मिनिस्टर, नेवी मिनिस्टर, नेवी मिनिस्टर, नौसेना मंत्री थे। और अगर हम बात करते हैं, मैं पीछे लिख देती हूं, यहां स्पेस नहीं है, कि एक व्यक्ति और थे इसमें, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये किस पद पर थे? तो इनके पद का नाम था, स्टैफोर्ड क्रिप्स के, ये थे आपके व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, बोर्ड ऑफ ट्रेड। ये आपके तीन व्यक्ति इसमें आए थे। और इनको मैम हमने कैबिनेट मिशन क्यों बोला? इसको हमने कैबिनेट मिशन क्यों कहा? क्योंकि आपके ये जो तीनों व्यक्ति जिनका मैंने नाम लिखा है, ये सारे के सारे आपकी ब्रिटेन के पीएम के कैबिनेट के सदस्य थे। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि ये सारे के सारे ब्रिटेन के पीएम की कैबिनेट के सदस्य थे। तो ये कैबिनेट मिशन यहां पर आ गया। आपको मैंने ये सारी चीजें बताई आपको कि इसमें कौन कौन यहां पे अध्यक्ष थे, कौन सदस्य थे। अब अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया? इस मिशन ने अपना प्रस्ताव रखा। ठीक है, इस मिशन में कुछ सिफारिशें थी, कुछ सिफारिशें लाया था, ये योजना लाया था, या कह सकते हैं आप कि इसकी कुछ प्लानिंग थी, योजना, प्लानिंग। और प्लानिंग किसको लेकर थी? प्लानिंग योजना। प्लानिंग किसके लिए थी? तो आपका एक शब्द आता है संविधान, संविधान सभा।
संविधान सभा, जिसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपकी संविधान सभा को बनाने के लिए इसने एक योजना इस मिशन में आई थी, और इसको संविधान सभा को बनाने की योजना, पूरा लिख लो, को बनाने की योजना, को बनाने की योजना इस मिशन के साथ आई थी। इस मिशन ने यह कहा, ठीक है, इस मिशन ने यह कहा कि जो संविधान, एक मिनट, जो संविधान सभा होगी, जो संविधान सभा होगी, इसके लिए हम जो है क्या करवाएंगे, ये एक निर्वाचित संविधान सभा होगी, निर्वाचित संविधान सभा। तो कैसी होगी संविधान सभा? निर्वाचित संविधान सभा होगी, और इसके लिए हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन करवाएंगे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। और मैंने कल आपको, मुझे जहां तक याद है, ये बता दिया था कि डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। अब ये डायरेक्ट इलेक्शन है तो जाहिर सी बात है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर आपके जो मतदाता हैं, जो मतदाता होंगे, जो वोटर्स होंगे, वो कौन होंगे? तो प्रांतों के विधायक, प्रांतों के विधायक यानी कि एमएलएज ऑफ प्रोविंस, प्रांतों के विधानसभाओं के सदस्य। कौन करेगा वोटिंग? प्रांतों के विधान सभाओं के सदस्य, ठीक है। तो आपके प्रांतों के विधायक यानी कि एमएलएज ऑफ प्रोविंस, एमएलएज ऑफ प्रोविंस, प्रांतों की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उन्हें हम क्या बोल रहे थे? एमएलए। प्रोविंस के सदस्य प्रांतों के सदस्य यहां पर वोट देंगे। फिर तीसरा इसने बोला कि जो एक प्रतिनिधि है, एक प्रतिनिधि, प्रतिनिधि को इंग्लिश में बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि को इंग्लिश में बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि, वो आपका 10 लाख की जनसंख्या पर होगा, 10 लाख की जनसंख्या, ठीक है। और उसके बाद इनसे पूछा गया कि जो निर्वाचन होगा, जो निर्वाचन होगा, उस निर्वाचन के लिए सीटों की संख्या, सीटों की संख्या, नंबर्स ऑफ सीट्स, नंबर्स ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स। तो इन्होंने कहा 389। आज हम अपनी क्लास को यहां तक रोकेंगे, कल मैं इलेक्शन करवा दूंगी और फिर आपका उसी क्लास में संविधान भी बनाऊंगी। लेकिन अभी आपको क्या करने हैं? क्विज करनी है। तो क्वेश्चन पूछना शुरू करती हूं, फटाफट बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव कब आया? जल्दी बताइए, अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त प्रस्ताव कब आया? जल्दी से क्विज का आंसर दीजिए। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940। कब आया? 1940, 8 अगस्त 1940, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव के समय वायसराय कौन था? वायसराय बताइए। अगस्त प्रस्ताव के समय वायसराय कौन था? तो वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो लिखो बस, लिनलिथगो, ठीक। फिर आपको बताना है क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष, क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष का नाम बताइए। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? वेरी गुड, स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। फिर बताइएगा आप मुझे जरा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन कब आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन ये कब आया? कब आया?
चलो, क्रिप्स मिशन कब आया? 23 मार्च 1942, वेरी गुड। और आपका ये कब आया? 23 मार्च 1942। और कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन, वेरी गुड, 1946, 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946, बिल्कुल सही है। अभी रुक जाइएगा, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आपको बताना है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू? जल्दी बताओ, व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में बेटा मेन याद रखना है पवनार आश्रम। क्या याद रखना है आपको बेटा जी? पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसका विचार था? व्यक्तिगत सत्याग्रह किसका विचार था? किसकी विचारधारा थी? किसकी आइडियोलॉजी थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह किसकी आइडियोलॉजी थी? तो आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी। बच्चे आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है बेटा जी। कल कुछ क्वेश्चन मैं आके आपसे स्टार्टिंग में ही कर लूंगी, तो रिवीजन करके आना कल की क्लास का और आज की क्लास का, क्योंकि ये हमेशा चलेगा आपकी क्लास में। और आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। और आप मुझे और क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, मैं आपके लिए और क्या कर सकती हूं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो ये जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।